हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। तो दिख रही है ना प्रॉपर? उसका भी मुझे वो दे दीजिएगा इंफॉर्मेशन। देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, वेरी गुड। आ रही है मतलब सभी को आवाज? आवाज आ रही है तो कंफर्म कर दो। और आपको स्क्रीन दिख रही है तो कंफर्म कर दो। कल 6 घंटे की क्लास ली यार, मजा आ गया। लाइव क्लास थी कल एमबीपीएससी के स्टूडेंट के लिए, बैक टू बैक 3-3 घंटे का 2 बैच लिया। एंड गाइस, मैंने आप लोगों के लिए कल लिंक्स प्रोवाइड करी थी, आपको मिल गई होगी ना इसमें, इस एप्लीकेशन में आपको लिंक्स मिल गई थी। मैंने आपको फॉरवर्ड की थी लिंक्स राज्यसभा टीवी की। देखो, जो मैं आप लोग को वो प्रोवाइड करा रहा हूँ लिंक, सिर्फ उतना ही जो है वो कवर किया करो करंट अफेयर्स के अंदर, उससे वास्ट जाने की कोई जरूरत नहीं। और मैं इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको एक आइडिया लगे कि एटलीस्ट आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो किस प्रकार के पॉइंट्स लिख सकते हैं, राइट, वे फॉरवर्ड में क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। तो वो आपकी मेंस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया चीज रही है। अगर नहीं देखा तो उसको फॉलो किया करो। जो चीज मैं अगर आपको यहाँ पर ऐप में पोस्ट कर रहा हूँ तो उसको आप जरूर फॉलो किया करो। हाँ, यूपीएससी के लिए भी करेंगे सुम्पी जी, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी 6 आवर्स की क्लास, अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, क्योंकि मैं भी अभी दूसरे टास्क में भी इन्वॉल्व हूँ। अब मैंने सिर्फ वो एक ही दिन की क्लास रखी थी कि एक ही दिन में बहुत सारी चीजें उसकी कवर कराई थी। ऐसे ही कुछ यूपीएससी के लिए भी रखेंगे। उसमें बहुत सारे अराउंड 500 600 के आसपास क्वेश्चंस किए थे। वैसे तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 500+ क्वेश्चंस तो उसमें गए हैं, मतलब 550 के ऊपर तो थे ही। वैसे एग्जैक्टली 635 थे अभी तक। अभी और भी बढ़ना बाकी है उसमें। आज एक कुछ आधे मतलब 1.5 घंटे का कुछ सेशन है, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच गए थे, वो ले लूंगा मैं। करेंगे, यूपीएससी के लिए भी करेंगे। आपको नहीं मिली प्रीति जी? देखो, आपको क्या करना है कि ये जो एप्लीकेशन टीचमेंट है ना, जहां पर आप एनरोल्ड हो, आप इसकी स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे जाना, जहां पर आपको वो पूरा मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ज्ञानशीला की पीडीएफ मिल जाएगी, अपनी ये रेगुलर इसकी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और वहीं पर ही आपको लिंक्स भी प्रोवाइड की हुई है। वहां पर आप देखेंगे, वहां पर एक सेक्शन है ऊपर, एक इमेजेस वाला सेक्शन मैंने दिया था, कल मैंने पोस्ट किया था। जैसे पेगासस के बारे में हमने डिस्कस किया था, पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आपको पता होगा उस पेगासस
जो सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जो हम लोग को देखने को मिल रहा था, उसमें बहुत सारे अभी एक कल की न्यूज आई थी, द हिंदू के फ्रंट पेज की न्यूज थी कि काफी सारे ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लीडर्स अलग अलग कंट्री के लीडर्स वगैरह हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, तो उनके नाम वहां पर दिए हुए हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज में हेल्प कर देता है डायरेक्टली आपसे, वो इस फलाना कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना कई बार स्टेट सिविल सर्विसेज में, तो वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि ये अभी न्यूज में था प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो उस पर थोड़ा कमांड रखो आप। बाकी मेंस में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि स्पाईवेयर जो अभी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो इन पर्टिकुलर कंट्री के लीडर्स को अफेक्ट किया, इसने इन कंट्री के लीडर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीक किया, राइट, इस प्रकार से। यू शिवांगी जी, एक्चुअली मैं खुद एमपी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे बहुत सारी चीजें एमपी के बारे में थोड़ा आइडिया है, जैसे कि यहाँ की ज्योग्राफी हो गई, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी, उसके टच में हूं मैं, तो दैट्स वाई मैंने स्पेसिफिक स्टेट सिविल सर्विसेज का लिया था, बट डोंट वरी, यूपीपीसीएस के लिए भी कुछ करते हैं। चलो फाइनली सेशन को शुरू करें हम लोग। और बाकी देखो, जो मैं राज्यसभा टेलीविजन का जो आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया ना, कोशिश करना, वो मैंने दो लिंक्स कल आपको प्रोवाइड करी थी। एक तो ये P75I, जिसके बारे में मैं आप लोग को पहले भी पढ़ा चुका हूं। P75I जो हमारा प्रोजेक्ट जो 75 जो हमारा है, तो उसमें बेसिकली हम लोग सबमरीन बना रहे हैं। सबमरीन जो है वो इंडिजीनियसली मेड सबमरीन हम लोग तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि जो कि आप मेंस में यूज कर सकते हैं। उस 30 मिनट के लेक्चर में अराउंड कुछ नहीं तो 40 से ज्यादा आपको ये मान के चलो सेंटेंस मिल जाएंगे, अच्छे सेंटेंस, जो कि आप ना ही सिर्फ इसमें बल्कि और भी दूसरे एरियाज पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ये सब जो लिंक्स होती हैं, डिबेट्स होती है ना, उनको देखने से फायदा ये होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, कि आपको ना ही सिर्फ वो टॉपिक कैसे लिखना है, बल्कि दूसरी चीजें भी, जैसे कि अगर आपको मेंस में वे फॉरवर्ड लिखना हो, तो आप किस प्रकार से उसको यूज करेंगे, तो वहां पर वो बहुत काम करता है। तो इसलिए मैंने वो वाली चीज आपको दी हुई है। और बाकी गाइस देखो, कल मैंने, जैसा आप लोग को शायद पता होगा, बट कल मैंने यूट्यूब पर ये लेक्चर अपलोड किया था। जैसे इसके बाद ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर जाता है, अपलोड होता है, तो मैंने स्टूडेंट को बताया भी है कि इवन अपने जो पेड स्टूडेंट्स है, अभी वो पूरी तरह से उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, शायद मे बी उनको भी नहीं पता होगा। तो अभी ये वाली जो लेक्चर की पीडीएफ जो आपको दिखाई दे रही है इस टाइप में, इस फॉर्मेट में, हैंडआउट के फॉर्मेट में, ये इसलिए है क्योंकि अपनी जो फैकल्टी है, उनका गुजरात पीएससी का मेन से तो वो बाहर है अभी, वो अराउंड ट्यूसडे तक वापस आ जाएंगे, और ट्यूसडे तक नहीं, मंडे को मे बी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या उससे पहले ही आ जाएंगे वो। तो ट्यूसडे से तो आपको वो लेक्चर जैसा पहले मिल रहा था, आधी स्क्रीन पर इंग्लिश आधी में हिंदी, तो वैसा मिलेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो बंद नहीं हुआ वाला इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव चालू रहेगा। और बाकी हैंडआउट्स में आपको इसके नीचे हिंदी में मिल ही जाता है ना। तो चलो ठीक है, अब बात बहुत हो गई, अब अपन चलते हैं, फाइनली सेशन को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को बता रहा था कि जनरल स्टडीज पेपर 2 के टॉपिक से पहले हम लोग शुरू करेंगे। इसके अंदर मंकी बी वायरस क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का जो है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी, जो अभी शुरू हो चुका है मॉनसून सेशन। और विंटेज कार को लेकर कुछ सरकार रूल्स लेकर आई है, उसकी एक जानकारी लेंगे। बिहार के अंदर किशनगंज को डिजिटल फर्टिलिटी मैप मिल गया है, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कॉन्टिनेंट जो अफ्रीका हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो जिसने पूरा का पूरा अपना लैंड उपयोग के डेटा को डिजिटलाइज कर दिया, इसने मतलब कलेक्ट किया डेटा को कि लैंड किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, पिछले 20 सालों में लैंड के अंदर जमीन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, राइट। जैसे कि कुछ जगह पर डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, तो उसका पूरा डिजिटल मैप इसने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का कलेक्ट कर लिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ सकती है। स्पेस राइज क्या होता है, आपको याद आ रहा होगा, कल मैंने एक और लिंक आपको वहीं पर पोस्ट करी है, चाइना के ई चैंग मिशन के बारे में। मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ई चैंग ही मेरे ख्याल से नाम था उसका, चैंग E5 मिशन, जो चाइना का हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसकी मैंने ये आप लोग को एक वीडियो जो है वो पोस्ट किया हुआ, उसको देख लेना। और वो वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड आगे चल के बात करेंगे हम लोग, स्पेस राइज से रिलेटेड। इसके अलावा चाइना का नेशनल कार्बन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट, ये बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इंडिया के अंदर भी हम लोग ने ट्रेडिंग मार्केट शुरू किया है, कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। और इसके अलावा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की शुरुआत हो रही है, मतलब अभी मानसून सेशन में एक बिल जो है वो सामने लाया जा रहा है, कि पहले हमने इसके बारे में ऑर्डिनेंस की भी चर्चा करी थी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसके अलावा नासा का एक नया स्पेसक्राफ्ट NEA स्काउट हम लोग को देखने को मिल रहा है, आर्टेमिस मिशन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो पेपर 2 में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, ये मंकी बी वायरस का हमारा
टॉपिक है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखो चाइना मान नहीं रहा है, चाइना के अंदर हम लोग को पहला ह्यूमन इन्फेक्शन केस जो है वो देखने को मिल रहा है मंकी बी वायरस का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, राइट, कि हमेशा चाइना ही में ही उत्पाद हम लोग को ऐसे देखने को मिल रहा है, बहुत उत्पाद मचा रहा है, अलग अलग प्रकार के वायरस इसी के पास से नजर आ रहे हैं, मंकी बी वायरस, राइट। तो मंकी बी वायरस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला, पहला ह्यूमन इन्फेक्शन केस चाइना के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। अब मंकी बी वायरस है क्या? तो गाइस पहली बार तो ये 1932 में आइडेंटिफाई किया जा चुका था, और अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमारे रिकॉर्ड में है कि मात्र 50 लोगों को ही 2020 तक इसने इन्फेक्ट किया है, राइट। अब देखिए 50 में से 21 लोग की मौत हो गई, 50 में से 21 लोग की मौत होना आप समझ रहे हो, मतलब कुल मिलाकर 40% फर्टालिटी रेट या उससे ज्यादा फर्टालिटी रेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है, 40% से ज्यादा फर्टालिटी रेट मतलब बहुत ज्यादा है, राइट। 50 में से 21 लोग का मरना बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर अल्फा अल्फा हेरपीस वायरस एनजोनेटिक, ये मकाउज में यानी कि बंदरों में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जीनस मकाका का ये पर्टिकुलर वायरस हम लोग को देखने को मिल रहा है। बी वायरस जो है गाइस ये सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाता है मतलब ओल्ड वर्ल्ड मंकी हर्पीस वायरस में, यानी कि पुराने जीन्स के जो मंकी हम लोग को देखने को मिलते थे जिनमें म्यूटेशन नहीं हुआ है, उनमें ये बी वायरस जो है वो पाया गया। और सीवियर पैथोजेनिसिटी ह्यूमंस के अंदर, यानी कि ह्यूमंस की तबीयत जो है वो बहुत बुरी तरह से ये खराब करता है, राइट। तो ये चीज इस बी वायरस के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसकी वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई है। इसका ट्रांसमिशन जो है वो जैसे कि कोरोना वायरस में ट्रांसमिशन हम लोग को देखने को मिलता है डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से, बॉडीली सीक्रीशन के माध्यम से, स्पेशली मंकी के, तो वो इस केस में हम लोग को देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या है? तो फ्लू लाइक सिम्टम्स है, जैसे कि बुखार आना, ठंडी लगना, हाथ पैर दर्द देना, राइट, हेडेक होना, फटीग होना, राइट, मतलब चक्कर वगैरह आ जाना, इस प्रकार से। और इसमें कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि फफोले होते हैं ना, फफोले जिसको बोलते हैं, ब्लिस्टर्स वगैरह या छाले टाइप के जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जहां पर भी चोट लगती है उसके आजू बाजू जो है वो छाले जो है वो शुरू हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं जब भी कोई इंडिविजुअल मंकी के कांटेक्ट में आता है। दूसरे और सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, पेट दुखने लगता है, हिकअप्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं कंटिन्यूअस, राइट। और जब ये डिजीज जो है वो प्रोग्रेस होती है, सीवियर होने लगती है, तब उस समय हमें देखने को मिलता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग, राइट। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग यहां पर होने लगती है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हम लोग को देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स जैसे कि पेन हो जाता है, राइट, मतलब खुजली होना, नमनेस होना, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। मसल कोऑर्डिनेशन में इशू होने लगता है। तो ऑब्वियस बात है, स्पाइनल कॉर्ड को अगर ये हार्म करेगा तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डायरेक्ट जुड़ी हुई है, यानी कि पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहीं पर ही हम लोग को देखने को मिलता है, तो पूरी बॉडी के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ये चीज आप बताओ, इसमें किसी को कोई इशू, कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट? जैसे ही मैं बोला करो डाउट है तो डाउट लिख दिया करो, नहीं है तो हैंड्स अप कर दिया करो, जैसे कि मैं फटाक से आगे चले जाऊं। बताइए, सब क्लियर, ऑल क्लियर? चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की अब हम लोग बात करेंगे। देखो इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस से कि लेबर का कॉन्फ्रेंस है। अब इस कॉन्फ्रेंस और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, तो यहां पर फोकस किया जाता है कि हमारा जो वर्किंग क्लास है, हमारा जो लेबर क्लास है, तो उनको सही सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही, उनको सही फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, राइट। तो इस पर मेनली हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस पर टारगेट किया जाता है, राइट। तो इस पर हम बात करेंगे। पिछली कॉन्फ्रेंस, आखिरी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी 2015 में हुई थी। अभी भारतीय मजदूर संघ जो है, इन्होंने ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करो, क्योंकि पिछली कॉन्फ्रेंस 2015 में हुई थी, उसके बाद से कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस की क्या आवश्यकता है? तो एक तो ये ट्रेडिशन जो ट्राइपार्टिज्म का, त्रिपक्षीय का ट्रेडिशन जो है वो इसको अपहोल्ड करता है, इसको सही बनाता है, ये राइट, बरकरार रखने पर काम करता है। इंडिया लीगली ऑब्लिगेटेड हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इंडिया के पास लीगल ऑब्लिगेशन है कि पार्लियामेंट ने, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन नंबर 144 को रेक्टिफाई किया था, तो उसके तहत इंडिया को इस प्रकार के मैकेनिज्म रखना बहुत जरूरी है। मतलब कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बिल्डअप करना जिसमें कि लेबर संघ के लोग जो है वो, यानी कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो यहाँ पर आए, लेबर के वेलफेयर के लिए जो है वो डिस्कशन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिले, राइट। तो इस पर मेनली फोकस किया जाता है। तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली है क्या? तो ये एपेक्स लेवल ट्राइपार्टाइट कंसल्टेटिव कमिटी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि टॉप लेवल की एक कमिटी है, ऐसा मान के चलो, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं गाइस? ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वो वर्किंग क्लास के लिए, यानी कि लेबर क्लास के लिए जो है वो कुछ डायरेक्शंस इशू करे, राइट।
और जो भी मुद्दे हम लोग को लेबर क्लास से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, उस मुद्दे को जो है ये गवर्नमेंट को कन्वे करता है ये कॉन्फ्रेंस, राइट। पहले डिस्कशन करते हैं मुद्दों के बारे में, उसके बाद उनको डायरेक्शन देते हैं कि सजेशन देते हैं एक प्रकार से, क्योंकि एक प्रकार से ये हम लोग को कमिटी देखने को मिलती है ना, और कमिटी का काम क्या होता है, पहले मुद्दों को देखना और उससे रिलेटेड सजेशन प्रोवाइड कराना। हम अक्सर बोलते हैं ना कि इस फलाना कमिटी ने ये रिकमेंडेशन दिया, ये सजेशन दिया, तो ये सरकार को सजेशन देती है, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को, राइट। कि हमें देखने को मिलता है कि एडवाइस करती है कि किस प्रकार से उनको एक्शंस लेना चाहिए, किस प्रकार से कानून बनाने चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज है कि जैसे कि लेबर्स वेलफेयर हम लोग को देखने को मिल सके। इसमें सभी की सभी 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर्स की भी, राइट, और सभी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के जो कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, जो लेबर डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है या वर्किंग क्लास से एसोसिएटेड है, राइट। तो वो इसके अंदर, इस कमिटी के अंदर शामिल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। पहली मीटिंग इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की, जो कि उस समय पर यानी कि 1942 के समय पर ट्राइपर्टाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती थी, तो उसकी पहली मीटिंग 1942 में हुई थी, राइट। और अभी तक इसके 46 सेशन जो है वो हो चुके हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है गाइस, ये डिस्कस करता है वेरियस इशू को, जैसे मैंने आपको बताया, और वर्कर्स के वेलफेयर को इंप्रूव करने का काम करता है। इसकी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें गाइस, तो मिनिमम वेज फिक्सिंग मेथोडोलॉजी जो है वो इसका एक कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिला था। तो इस प्रकार से आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का काम क्या है। वैसे नाम से ही आपको पूरी चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गई है, राइट। और बताओ, उसमें कोई डाउट? चलो डन। अब देखो, मॉनसून सेशन की बात करते हैं, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन। अब देखिए गाइस, अब इसमें आप लोग को क्या पता होना चाहिए कि ये वाली न्यूज जो है वो मॉनसून सेशन की बात कर रही है, बट जैसे पार्लियामेंट के अंदर हम लोग को बहुत सारी चीजें, पार्लियामेंट का बिजनेस जो होता है कि पार्लियामेंट की शुरुआत कब होती है, राइट, पूरा उसका जो टाइमलाइन हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अंदर 0 आवर हम लोग को देखने को मिलता है, क्वेश्चन आवर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये इसकी पूरी प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक स्टैटिक टॉपिक जो है वो मैंने बनाया हुआ है अलग से, उसकी लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें बहुत सारी चीजें, यानी कि जैसे कि पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक्स ये लेते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि साइन डाइन, एडजन साइन डाइन, ये सब कुछ टर्म्स होते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, वो टर्म्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टर्म्स की अच्छी जानकारी रखना। तो मैं आप लोग को एक लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे ये सेशन एंड होगा विद इन 15 मिनट्स आपके पास एक लिंक आएगी, उसको भी आज के आज ही अपने टास्क लिस्ट में रख देना और कवर कर लेना, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग मॉनसून सेशन की, जिसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। आखिरी सेशन पार्लियामेंट का कब हुआ था? मार्च में हम लोग को देखने को मिला था, राइट। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 85 में क्या लिखा हुआ है। तो देखो, आर्टिकल 85 में हम लोग को ये चीज मेंशन देखने को मिलती है कि 2 सेशन जो पार्लियामेंट के होते हैं उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन कि पार्लियामेंट के 2 सेशन, अब देखो सेशन का मतलब क्या होता है, जिस समय सिटिंग शुरू हुई, यानी कि सिटिंग शुरू हुई फर्स्ट डे सिटिंग का और लास्ट डे सिटिंग का, राइट। तो ये एक सेशन हम लोग को देखने को मिलता है। ये क्या होता है? ये एक सेशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब पार्लियामेंट के कितने सेशन हो सकते हैं एक साल में, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि मिनिमम कितने सेशन हो सकते हैं, तो आपको 2 लिखना है कि मिनिमम 2 तो सेशन होना जरूरी है। वैसे हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं। कोई बताएगा कि कौन से सेशन होते हैं पार्लियामेंट के? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताओ कि कौन से सेशन होते हैं, कितने सेशन होते हैं, कौन से सेशन होते हैं, नाम बताओ मुझे। किसी को बताए नाम? जल्दी बताओ। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। बजट, मॉनसून और विंटर सेशन, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो हम लोग को मॉनसून सेशन देखने को मिल रहा है, इसके बाद विंटर सेशन देखने को मिलेगा। तो टोटल 3 होते हैं। बट हाँ, बट अगर पूछ रहे हैं कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट सेशन की कितनी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम कितने होने चाहिए, तो मिनिमम 2 है, राइट। क्योंकि इसको आप कैसे सपोर्ट करेंगे अपने इस स्टेटमेंट को कि आर्टिकल 85 में लिखा है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप ये मान के चलो 6 महीने के अंदर अंदर 2 सेशन तो होने चाहिए। अब एक साल में हम लोग को 6 मासी 2 बार देखने को मिलती है एक साल में, 1 ईयर में, राइट। तो एक साल का पूछा है तो मिनिमम 2 सेशन तो हो सकता है, राइट। और 2 सेशन हो सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉइंट टू बी नोटेड, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट का सेशन कब शुरू होगा और कितने दिनों के लिए ये चलेगा। ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, राइट। कहीं पर भी
और कितने दिन के लिए मिलेगी, कब मिलेगी, राइट? तो ये कहीं पर भी मेंशन नहीं, तो डेज और डेट से रिलेटेड मेंशन नहीं है। बट हाँ, ये बस एक सिंपल सी चीज आर्टिकल 85 कहती है, रट लेना, आर्टिकल 85 कि ये कहती है कि मतलब मतलब एक साल में मतलब एटलीस्ट 2 बार सेशन होने चाहिए, मतलब कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होने चाहिए, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि मैक्सिमम गैप जो है 2 सेशन के बीच में वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इट मींस कि पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार तो पार्लियामेंट की मीटिंग होनी चाहिए एटलीस्ट। तो मिनिमम ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और सेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पीरियड बिटवीन फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन। तो ये सब जो टर्म्स होते हैं ना, वही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, आपको ये सब टर्म्स जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रोरोगेशन क्या होता है, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो नो डाउट मैं भी आपको बता दूंगा, आपकी पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। उस पर एक अलग सेपरेट बढ़िया सा वीडियो बना के रखा है, आई थिंक 30-35 मिनट्स का कुछ वो वीडियो है, बट उसमें पूरी चीज कैप्चर्ड है, जीरो आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, ये सब। और अब देखो सेशन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, ये चीज प्रीलिम्स में आ सकती है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें होते हैं सीनियर मिनिस्टर्स, ये डिसाइड करते हैं कि पार्लियामेंट की सिटिंग की डेट क्या होने वाली है, फिर ये कन्वे करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। अब क्या ये डायरेक्ट कन्वे कर सकते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, बताओ, कोई मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि ये कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स डायरेक्ट, जैसे यहां पर लिखा तो है कि प्रेसिडेंट को कन्वे करते हैं, बट प्रैक्टिकली क्या ये डायरेक्ट कन्वे करते हैं? वेरी गुड, ये डायरेक्ट कन्वे नहीं करते हैं, राइट? ये किसके थ्रू कन्वे करते हैं? ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कन्वे करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, राइट? तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, राइट? और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जिसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, राइट? वही चीज मैंने आपको बताई, तो वो पूरा चेक करते हैं, वो देखते हैं जितने भी एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि कल को आप आईएएस ऑफिसर्स बनोगे तो आपका भी ये काम होगा कि हाउस का जो बिजनेस है वो किस तरीके से आप लोग को रखना है, मतलब प्रेजेंट करना है कैसे। जैसे अब डेट आ गई है कि यार इस डेट से सेशन शुरू होने वाला, उन्होंने डेट दे दी कैबिनेट कमेटी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने, फिर आपका काम होगा जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे आगे चल के और आप उसमें सेक्रेटरी में रहोगे, तब आपका मेन काम ये होगा कि पूरे हाउस का बिजनेस जो है वो स्मूथली चले, तो उसकी आपको हर एक चीज पहले से अरेंज करके रखनी पड़ेगी, राइट? मतलब कि क्या किस दिन कौन से मुद्दों को, बिजनेस को जो है वो उठाया जाएगा, मतलब कि पार्लियामेंट का बिजनेस किस दिन क्या होने वाला है, राइट? तो ये पूरी चीज जो है वो एग्जीक्यूटिव अपने उसमें हाथ में लेते हैं, जिम्मे में लेते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि समन का मतलब क्या होता है? बुलवाना। फिर उसके बाद एडवाइस दिया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर को समन करें, मतलब शुरुआत कर दें उसकी, बुलाएं कि सभी को, एमपीस को जो है वो नोटिस डाल दें कि आ जाओ, अब इस दिन से शुरुआत होने वाली है लेजिस्लेचर की, मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो इस दिन शुरू हो जाएगी। क्लियर यहां तक बात है? अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री सेशन, क्यों होना चाहिए, कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, आपको क्या लगता है क्यों होना चाहिए पार्लियामेंट्री सेशन, क्यों हम लोग कंडक्ट करते हैं? बताओ, किसी को पता है तो आंसर देने की कोशिश किया करो। देखो आप लोग को भी, जैसे कि अगर मेंस की भी मैं अगर आपसे बात करूं, तो आप जितना कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करोगे ना, देखो लॉ मेकिंग आपने लिखा, बहुत बढ़िया, वही चीज मैंने आपको देखी, जैसे यहां पर है बोल्ड में लिखा हुआ है लॉ मेकिंग, तो लॉ मेकिंग ये कानून बनाने के लिए इंपॉर्टेंट, अगर पार्लियामेंट नहीं होगा तो कानून कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। हम लोग क्या देखते हैं कि बिल जो आता है वो पहले पार्लियामेंट में प्रस्तुत होता है, उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है एक हाउस से दूसरे हाउस में बिल जाता है, राइट? फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब जाकर तो वो कानून बनता है। अब अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो कानून कैसे बनेगा, राइट? राइट, ये वाली चीज तो लॉ मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब सरकार सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है? फॉर ऑल मैटर associated with general public along with severity of ongoing scheme, very good, to discuss the policies implementation and making of new policy, very good। देखो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा, आप अपने माइंड को इस प्रकार से ट्रेन करो कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसको कुछ शब्द में, मतलब जैसे एक ही वर्ड में उसका आंसर लिख दिया, जैसे लॉ मेकिंग आपने लिख दिया, राइट? गवर्नमेंट फंक्शनिंग, कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट? और ये पता करने के लिए स्क्रूटनी, राइट, चेक करने के लिए कि भाई सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब वो कैसे चेक करते हैं? अब पार्लियामेंट के अंदर हम लोग को रूलिंग पार्टी देखने को मिलती है जो मेजोरिटी में होती है, जिसकी सरकार होती है, और होती है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी इनकी हर एक स्कीम को जो है वो चैलेंज करती है, बोलती है कि तुमने ये गलत स्कीम लेकर आ गई, देखो कोरोना वायरस में कबाड़ा करके रख दिया, सही तरीके से ऑक्सीजन तक सप्लाई नहीं मिला। तो वो गवर्नमेंट की कमियां हाईलाइट करती है, और ये कमियां रीडायरेक्ट होती हैं किसके पास? मीडिया के थ्रू हमारे पास,
जनता को पता लगता है, फिर जनता डिसाइड करती है कि अल्टीमेटली अगले इलेक्शन में किसको चूज करना है, राइट? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब हमारा जो पूरा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कैसा है? डेमोक्रेसी के ऊपर आधारित है। मेन हमारे सिस्टम में अल्टीमेट पावर किसके पास है बताओ? हमारा जो सिस्टम पूरा है उसमें अल्टीमेट पावर किसके पास है? पीपल, राइट? पीपल के पास, लोगों के पास। क्योंकि हम जो है हम चूज करते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में अल्टीमेट पावर जो है वो किसके पास है, तो ऑप्शन में अगर लिखा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो भी गलत होगा। अल्टीमेट पावर जो है वो किसके हाथ में? पीपल के पास। क्योंकि हम डेमोक्रेसी के थ्रू हम लोग मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, राइट? कि और हम लोग जो है वो, अब डायरेक्ट पावर तो ऑब्वियस ही बात है कि नहीं है, इनडायरेक्ट पावर है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एंजॉय करते हैं वेरियस चीजों को, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, राइट? कई मायनों में अगर हम लोग देखें, क्योंकि हमारी जो जनता है अभी तक मतलब इतनी लिटरेट नहीं हुई है। लिटरेट तो हम लोग को सिर्फ फिगर्स के मामले में हमें देखने को मिलता है, बट हमारी जनता इतनी लिटरेट नहीं हुई है कि वो सही कैंडिडेट को चूज कर सके, राइट? वो तो एक बस ट्रेंड चल जाता है कि इसको वोट डालना है, इसको वोट डालना है, तो वो डालने लगते हैं। सोच परख कर एनालाइज करके जो है वो नहीं डालते हैं। बट होगा, ये धीरे धीरे करके होगा, जैसे जैसे हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी है अभी एट प्रेजेंट, युवा की पॉपुलेशन हमारी काफी ज्यादा है, राइट? बिल्कुल सही कहा, प्रियम्बल में भी वाली चीज आपने लिखी है, तो युवा की पॉपुलेशन काफी ज्यादा, धीरे धीरे करके इसमें प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट? चलो एनीवेज, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये वाला पॉइंट आप याद रख लो, मेंस में उपयोग करना। फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज की टू अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। सही तरीके से अगर पार्लियामेंट कार्य करेगी तो वो बताता है कि किस प्रकार से, कितने अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शन कर रही है। ये वाला पॉइंट आप जरूर मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस में, ठीक है? तो ये वाली चीज यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, एक मिनट होल्ड करना है, मैं पानी की बोतल जाता हूं, एक मिनट बस होल्ड करना। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो, अब यहां तक किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का? पेपर 3 शुरू करें? चलो, वेरी गुड। अब देखिए, विंटेज कार, विंटेज कार। अब मुझे एक चीज ये बताओ, इस फोटो में क्या देखकर मजा आ रहा है? इस कार की, मतलब इस फोटो की खासियत बताओ, इस फोटो की खासियत बताओ। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, मैं यही सुनना चाह रहा था, मैं यही सुनना चाह रहा था। बहुत बढ़िया। फ्लैग, यही सुनना चाह रहा था। अपनी प्रिपरेशन, अपने देश, उसके अलावा अभी कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। मतलब जहां पर भी दिखे कि अरे भैया ये चाहिए अपन को, मतलब कि ये सब तो एक अलग चीज है यार। इस लग्जरी के लिए थोड़ा ना काम कर रहे हो, इस लग्जरी के लिए काम करना होता, क्योंकि करोड़ों की होती है यार आज की डेट में विंटेज कार, करोड़ों की, मतलब कितनी महंगी होती है। आपको उससे तो मतलब ही नहीं है, आपको तो मतलब है इस कंट्री से। आपका अप्रोच भी बिल्कुल यही होना चाहिए, हर जगह सिर्फ एक ही चीज दिखनी चाहिए, प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन, कि चाहे कुछ हो जाए मुझे तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, आग लगा डालनी है। सिर्फ एक ही चीज दिखनी चाहिए, उसके अलावा और कुछ ध्यान, कहीं दूसरी जगह ध्यान नहीं भटकना चाहिए। आपने अगर आज अपना टारगेट बनाया है कि मुझे ये फलाना फलाना चीजें कंप्लीट करनी है, तो एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी कंप्लीटेड, शुड बी, एनी हाउ, बाय हो क्या क्रुक, बट ऐसी तैयारी करो। चलो, वेरी गुड। अब देखो, रूल्स, कुछ नियम सामने रखे गए हैं विंटेज कार के रजिस्ट्रेशन को लेकर, राइट? तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 1989 को। इसमें फॉर्मलाइज किया जा रहा है कि पूरी प्रोसेस को देखा जा रहा है कि विंटेज मोटर व्हीकल जो हम लोग को देखने को मिलती है उसके रजिस्ट्रेशन को वो किया जा रहा है, फॉर्मलाइज किया जा रहा है, फॉर्मल किया जा रहा है। एम ये है कि एक तो हमें प्रिजर्व करना है और प्रमोट करना है पुरानी गाड़ियों को, हेरिटेज ओल्ड व्हीकल्स को इंडिया के अंदर। अब नए रूल्स के क्या हाईलाइट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो सभी की सभी टू व्हीलर्स एज वेल एज फोर व्हीलर्स, तो ये सिर्फ फोर व्हीलर्स के लिए विंटेज रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, टू व्हीलर्स एज वेल एज फोर व्हीलर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दैट शुड बी नोटेड। और ओवर 50 ईयर्स ओल्ड, तो 50 साल पुरानी जिनकी गाड़ियां हैं, इस प्रकार की विंटेज गाड़ियां, और बिल्कुल सही मेंटेन्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म में मेंटेन्ड है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। अगर ऐसी गाड़ी होंगी
तो उन्हें किसी भी प्रकार और जिसमें काया पलट मतलब कि ओवरहॉल नहीं हुआ होगा, यानी कि किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ होगा, तो उन्हें विंटेज मोटर व्हीकल जो है वो कहा जाएगा। अब देखो विंटेज मोटर व्हीकल्स के लिए फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी क्या है, एक तो 50 साल या उससे ज्यादा पुरानी होनी चाहिए, अपने ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, इसको हम लोग विंटेज मोटर व्हीकल कहेंगे, राइट। वीए सीरीज की ये गाड़ियां हम लोग को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में वीए सीरीज की गाड़ियों की बात हो रही थी, ये कौन सी सीरीज की गाड़ियां हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि विंटेज सीरीज की गाड़ियां ये हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट। यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क इसके अंदर हम लोग को इसके फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए हमें देखने को मिलेगा। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये गाड़ियां रेगुलर बेसिस पर कमर्शियल पर्पस के लिए रोड पर नहीं चलाई जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली चीज है, इससे रिलेटेड आई डोंट थिंक कोई डाउट आना चाहिए किसी को। आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के किशनगंज को डिजिटल फर्टिलिटी मैप मिल गया है। क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में डिजिटल फर्टिलिटी मैप जो है वो किसको मिला है, तो बिहार के किशनगंज को, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। इसे प्रिपेयर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जा रहा है फार्मर्स को, तो अब फार्मर्स इजीली डिसाइड कर सकेंगे कि किस एरिया पर बेटर मतलब ग्रोथ के लिए, मतलब कि किस एरिया पर वो उगाएं, मतलब कौन से क्रॉप्स को उगाएं, मतलब साइंटिफिक अप्रोच प्रॉपर, कि अगर उनकी जो मतलब सॉइल है, मिट्टी जो है वो किस टाइप की है और उस पर किस टाइप के जो है वो क्रॉप्स उगाने चाहिए जिससे कि उनको हायर यील्ड जो है वो मिल सके, राइट। मतलब कि ज्यादा रिटर्न जो है, ज्यादा ये प्रोडक्शन जो है वो हो सके, राइट। तो उसका इनको फार्मर्स को फायदा मिल जाएगा। और अब ये नए क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब कि एक फील्ड में जैसे मिक्स्ड फार्मिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉप्स जो है वो कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, राइट। इवन डिसाइड कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर का कितना डोज रखना है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर्स का अगर कम डोज रखा तो भी फायदेमंद नहीं है, एक्सेसिव रखा तो वो जमीन को तक सड़ा सकता है। आपने एनवायरमेंट की क्लास अटेंड करी होगी तो इस मुद्दे पर भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो अगर पता लग जाता है कि मतलब मिट्टी जो है वो कितनी उपजाऊ है या फिर उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स की कमी है, राइट, तो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पर्याप्त मात्रा में जो है वो डाला जा सकता है, राइट। तो ये डिजिटल फर्टिलिटी मैप के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। आफ्टर नोइंग द फर्टिलिटी लेवल ऑफ सॉइल, दिस विल गेट देम बम्पर क्रॉप, यानी कि भरपूर फसल जो है वो ये प्रोवाइड कराएगी, मतलब इस प्रकार का मैप से जो किसानों को इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट देखो, इससे रिलेटेड एक चिंता वाली बात है, कंसर्न वाली बात है। क्या कंसर्न वाली बात है, तो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स और फार्मर्स ये वरीड हैं, ये चिंतित हैं कि इस प्रकार से हम लोग लैंड रिकॉर्ड को और उनकी फर्टिलिटी डिटेल्स को डिजिटलाइज कर देंगे तो इसके बारे में जानकारी प्राइवेट कंपनीज को डायरेक्टली मिल जाएगी, क्योंकि सभी के लिए ओपन रहेगा। अब जब प्राइवेट कंपनीज को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को ये जानकारी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, तुरंत ऐसी जमीन को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको पता है कि यार ये तो बहुत उपजाऊ जमीन है, राइट, इसमें अगर आप ग्रेन्स वगैरह उगाते हो तो डबल ट्रिपल रिटर्न जो है वो मिलता है, तो वो इस प्रकार की जमीन को जो है वो अपने कंट्रोल में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। कई बार फार्मर्स को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकेगा, प्रीडेटरी लेंडिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, टारगेट करके लेंड किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि सामने वाले को इतना लोन दे दो फंसा फंसू के कि जिससे कि उसको अल्टीमेटली ये जमीन बेचनी पड़ जाए। वही जमींदारी वाला इशू जो पहले ब्रिटिशर्स के एरा पर हम लोग को देखने को मिलता था। तो ये इसके कुछ लूपहोल्स या कंसर्न या चिंता वाली बात इस लैंड डिजिटलाइजिंग के देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जहां पर भी आप अगर मेंस में लिखें कि जैसे कि हम जो आज की डेट में एग्रीकल्चरल लैंड को डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो उसका आप ये वाला पॉइंट, ये वाला कंसर्न जो है वो मेंशन कर सकते हैं, राइट। क्लियर है यहां तक बात है। बिहार का किशनगंज ध्यान में रखना। अब देखो, पहला कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ध्यान में रखना आपको, अफ्रीका पहला कॉन्टिनेंट बन गया है पूरे दुनिया भर में जिसने पूरी तरह से एक्यूरेट, कॉम्प्रिहेंसिव और हार्मोनाइज डिजिटल लैंड यूज एंड लैंड यूज चेंज डेटा की जमीन का उपयोग जो है, मतलब जमीन का उपयोग कहां कहां पर किया जा रहा है, किस टाइप की जमीन है, वही सेम चीज जो बिहार के किशनगंज में अभी हमने देखी। और थर्ड पॉइंट, इसने ये भी बताया हुआ है कि चेंज क्या हुआ है, यानी कि पिछले 20 सालों में आप कह सकते हैं या उससे ज्यादा ईयर्स में किस प्रकार के चेंजेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिले जमीन के। मतलब कि पहले वहां पर जंगल हुआ करता था, पेड़ हुआ करते थे, अब वहां पर डिफॉरेस्टेशन हो गया, कोई कुछ भी नहीं बचा वहां पर, राइट। या फिर कहीं पर खाली जमीन थी, बंजर जमीन थी, उसको लोगों ने कन्वर्ट कर दिया कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, राइट, ग्रीनरी में। तो इसका इन्होंने पूरा कंप्लीट डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर लिया पूरे कॉन्टिनेंट का, पूरे अफ्रीका का, राइट। और ये अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव के लिए किया गया, के थ्रू किया गया है।
तो अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव, या फिर अगर सिंपल आ जाए कि डील इनिशिएटिव अभी न्यूज में थी, किसकी थी, तो अफ्रीका की थी। किससे रिलेटेड थी, तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने लैंड यूज डेटा को पूरा डिजिटलाइज किया है, राइट। डील का फुल फॉर्म है डेटा फॉर एनवायरमेंट एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव, ये इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है, राइट। और डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जो इनिशिएटिव है, ये किसके नेतृत्व में हम लोग को देखने को मिल रहा है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, AUC यानी कि अफ्रीकन यूनियन कमीशन, इनके नेतृत्व में है ये, राइट। ये पूरा का पूरा डेटा कलेक्शन और एनालिसिस इनिशिएटिव। डेटा जो है वो एनालाइज किया गया है ये हाईलाइट करने के लिए कि पास्ट 20 ईयर्स में, पास्ट 2 डिकेड्स में, राइट, या उससे ज्यादा के पीरियड में किस प्रकार से लैंड में चेंजेस देखने को मिले, लैंड के उपयोग में चेंजेस देखने को मिले, और क्या पोटेंशियल है कि नेशनल लेवल पर हम लोग रिस्टोर कर सके लैंड को। मतलब कि जैसे कि कोई बंजर जमीन है, राइट, उसको हम कैसे दोबारा से जो है वो उपजाऊ बना सके। मतलब कि यहां पर बात हो रही है डी डेजर्टिफिकेशन की, आप कहीं पर लिख लो, डी डेजर्टिफिकेशन की बात हो रही है, क्योंकि ये सब ऐसे टर्म्स जो होते हैं ना, अगर आप यूज करेंगे मेंस में तो मजा आ जाएगा, आपके आंसर जो है वो अलग लेवल के होंगे, क्योंकि आपको अपने आंसर को दूसरों से अलग दिखाना है। तो उसके लिए आपको ऐसे टर्म्स बीच बीच में यूज करते रहना चाहिए, बट हाँ, डिफिकल्ट टर्म्स मत यूज करना, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करेगा, अगर उसको वो डिफिकल्ट टर्म समझ में ना आए, या फिर उसको अगर बहुत प्रॉब्लम आए कि बार बार जो है वो, जैसे कि द हिंदू का आप वो पढ़ते होंगे कभी 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 एडिटोरियल, रीड किया करो, रीडिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि रीडिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो भी है, मैं आपको ये प्रोवाइड कराता हूँ हैंडआउट्स वगैरह, इसको आपको रात में सोने से पहले रीड करना है पूरा, क्योंकि जिससे कि आपकी रीडिंग हैबिट बने, राइट। और दूसरी बात, जैसे कि अब राज्यसभा टेलीविजन के मैं कुछ आप लोग को वो भी दे रहा हूँ, लिंक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो वाला अगर आप मैं इस बात को अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाया था, अभी बता देता हूँ कि वो आप जब देखते हो, टॉपिक देखते हो, तो उसमें कैप्शन सीसी करके एक होता है ना, यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है, अगर आप अभी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सीसी करके एक उसमें ऑप्शन होता है। तो सीसी वाले ऑप्शन को आप, कैप्शन वाले ऑप्शन को ऑन कर दोगे ना, तो आपको यहाँ पर मतलब वीडियो के नीचे जो भी बातें हो रही है उसके वर्ड्स लिखे हुए आएंगे, मतलब कि वो कैप्शन लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। तो जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो उनको भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है या समझना, मैं तो कहता हूं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को जो है वो ये वाला राज्यसभा टेलीविजन का इंग्लिश वाला कंटेंट भी और हिंदी वाला भी, जैसे कि देश देशांतर वाला भी मैंने कल आप लोग को फाइनेंशियल ईयर 2022 से रिलेटेड भेजा था, कि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कैसी होने वाली, जैसे कि अभी एनालिस्ट ने ये बताया कि 9% से लेकर 11% के बीच में हम लोग की इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करी हुई है, तो वो अगर आप सुनेंगे, जैसे कि इंग्लिश वाले वो हिंदी में है, तो हिंदी वाले सुनेंगे तो उनको भी हिंदी के कुछ वर्ड्स पता लगेंगे, क्योंकि आपका एक एक जो पेपर होता है वो हिंदी का होता है, राइट, कंपलसरी पेपर, और एक इंग्लिश का हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो तो देना ही पड़ता है, लैंग्वेज पेपर होता है ना एक, तो इंग्लिश का पेपर तो कंपलसरी भी है, तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो आप लोग को और ऐसा नहीं सोचना है कभी भी कि अरे यार सर हमें तो आ नहीं पा रही है, हमारे लिए तो काफी डिफिकल्ट है। अरे हम जब पैदा हुए थे तब हमें आती थी क्या? नहीं आती थी, हमने सीखा ना, तो सीखना कोई मतलब बड़ी बात तो नहीं है, सभी लोग सीख सकते हैं, और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और हमें सिर्फ करना इतना है जिससे कि हमारा भी एग्जाम निकले, राइट। इस पर सिर्फ फोकस करना है, बिल्कुल उसमें डूब नहीं आना है। इसलिए भी मैं आपको जो प्रोवाइड कराता हूँ अलग से चीजें, वो भी लिमिटेड देता हूँ, राइट, जिससे आपका एग्जाम जो है वो निकले, और पूरे कवरेज के साथ, कि एक ऐसे टॉपिक जिसमें हर एक एरिया जो है वो कवर हो जाए, राइट। तो ये अप्रोच के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है, इस अप्रोच के साथ तैयारी करोगे तो कोई रोकेगा नहीं, मतलब एग्जाम निकालने से कोई रोक नहीं सकता। चलो अब आगे की बात करते हैं। ये वाला पूरा पॉइंट्स क्लियर हो गया आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, ये डील इनिशिएटिव के बारे में। अब हम स्पेस राइज की बात करते हैं। ये खतरनाक इनिशिएटिव लेकर आया। अब देखो, अभी मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा अब रिलेट करने वाला हूं। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी ना ये डिजीज के बारे में, मंकी बी वायरस के बारे में, यहां पर हमने अभी चर्चा करी थी मंकी बी वायरस के बारे में। इसको अभी मैं स्पेस राइज के साथ जो है वो लिंक करूंगा। अब कोई मुझे बता सकता है, किसी को आइडिया ये स्पेस राइज है क्या? स्पेस राइज, और इसको कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं? किसी को आइडिया है तो बताओ। चलो एक अंदाजा, एक एक वो दो कि स्पेस राइज से क्या समझ में आ रहा है। पढ़ो मत, स्पेस राइज से क्या समझ में आ रहा है, सिर्फ सुन के क्या समझ में आ रहा है। कुछ भी आए, गलत भी आए तो भी चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट इनिशिएट करना शुरू करें, मतलब कि बोलना शुरू करें, मतलब लिखना शुरू करें, राइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिमाग चलना चाहिए। स्पेस राइज हमने सुना कि दिमाग चलेगा ना, तब आप मेंस में भी और इवन प्रीलिम्स के अंदर भी जो है वो एक क्वेश्चन आएगा तो उसको अच्छे से समझ पाओगे, और समझकर क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं और उसको हमें पढ़ना रहता है। तो ये भी एक प्रकार की आपकी प्रैक्टिस है। हाँ, चावल लेके गए थे ये लोग,
चावल लेके गए थे, बिल्कुल सही बोल रहे हो श्रुति, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। स्पेस राइस में एसोसिएटेड विथ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। स्पेस में राइस ले गए, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखो स्पेस राइस मतलब चावल लेकर चलेगा स्पेस में, ये दिख भी रहा है। अब ये चाइना लेकर गए, इसलिए चाइना का झंडा भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से, जैसे कि ये मैंने स्पेस राइस बोला, तो अभी ये कंटेंट मत पढ़ो, आप ये देख लो स्पेस राइस से क्या मतलब है, कि झंडा दिख गया हम लोग को चाइना का, और ये दिख गया हम लोग को कि मतलब स्पेस वाला कुछ हम लोग को दिखाई दे रही है फोटो। तो स्पेस राइस, स्पेस में चावल लेकर चले गए, ठीक है, चाइना। अब देखिए इन्होंने क्या किया, उस चावल को नीचे लेकर आए जमीन पर, और इनके चैंग E5 मिशन, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, इसके बारे में हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर मैंने आप लोग के लिए पोस्ट भी किया हुआ है, तो आप अभी इस एप्लीकेशन पर वो वीडियोस वाले सेक्शन पर जाकर वीडियो देख लेना इसका, राइट। और मैंने यहाँ पर भी पोस्ट किया था, टेलीग्राम का अपना जो चैनल है वहां पर भी पोस्ट किया था। तो चाइना का ये चैंग E5 जो मिशन था, ये क्या कर रहे थे इन लोगों ने, क्या किया चाइनीज ने, कि अपने साथ स्पेस पर चावल भी लेकर चले गए। और देखो सिर्फ चावल नहीं, ये बहुत सालों से, मतलब ये मान के चलो सिंस 1987 ये लोग अपने साथ चावल और दूसरे क्रॉप्स को लेकर जाते हैं स्पेस में। और स्पेस में उगाते हैं क्या, क्या स्पेस में उगाते हैं? नहीं, स्पेस में ये लोग नहीं उगाते हैं। ये स्पेस में उस चावल को रख देते हैं, उसके कॉस्मिक रेडिएशन उस चावल पे पड़ने देते हैं या उस क्रॉप पे पड़ने देते हैं, जीरो ग्रेविटी का उसको एक्सपीरियंस होने देते हैं उस क्रॉप को, और वापस लेकर आ जाते हैं, राइट। और वापस लेकर आकर ये मतलब रिटर्न एंड वर हार्वेस्टेड, फिर उसके बाद इसको उगाते हैं ये। अब इससे क्या पता लगा, तो इसमें इनका मानना यह है कि इससे एनवायरमेंट के स्पेस में म्यूटेशन हो गया, राइट, इन चावल में, और इन चावलों की हाई ईल्ड जो है वो होने की संभावना हो गई। अच्छा, अब प्रीत जी ने मेंशन किया है कि बोथ आर इनिशिएटिव ऑफ चाइना विद सम डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिएशन। हाँ, अभी मैंने आपको बोला था कि अपन ये मंकी बी वायरस के साथ जो है वो करेंगे। अब देखो मैं इसको और एक अलग लेवल पे लेके जाता हूँ। ये तो ठीक है, आपको ठीक है कि कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि अलग अलग तरीके से रिसर्च करने में, और वहां पर डिस्ट्रक्शन कर रहा है ये, राइट। इस प्रकार से ये चीज चाइना से सामने आ रही है, वो आपका एक अप्रोच चाहिए। अब देखो मेरी अप्रोच सुनो, अभी हमको थोड़ा साइंटिफिक हो जाना है, क्योंकि आज की डेट में क्या चल रहा है न्यूज में, म्यूटेशन। अभी हमने क्या देखा, ये चावल ऊपर गए स्पेस में, वापस आ रहे हैं, इसके अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, मतलब कि इसके जीन्स में चेंजेस हो गए। अब आप अगर कोई भी चीज, जैसे कि हम लोग आज की डेट में किसकी बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, बात को बहुत ध्यान से समझना, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जीन्स को चेंज कर देते हैं, क्रॉप के जीन्स को चेंज कर देते हैं, राइट, है ना, चेंज कर देते हैं जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। बट इसको हम लोग अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि इस जेनेटिक चेंज के कारण कहीं आगे चल के नुकसान ना हो जाए। अब यहां पर स्पेस में चावल गया, अब उस राइस में मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया, उसके जीन्स चेंज हो गए, तभी तो यहां पर बता रहे हैं कि उसमें कुछ चेंजेस हुए, तब जाकर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई। बात को ध्यान समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट देखो, इसी प्रकार की अप्रोच आपको रखनी है कि एक और व्यू पॉइंट अलग से 3 डायमेंशन का भी मान के चलो, राइट। तो अब ये चेंज हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये चेंज खतरनाक भी हो सकता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जीन चेंज हो गए, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, इवन साइंटिस्ट को भी नहीं पता, वो भी अभी रिसर्च कर रहे हैं कि भाई क्या चेंज हुए। और चेंज जो होता है उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज की जनरेशन में, जैसे कि इस चावल की आज की जनरेशन में चेंज हो गया, उसका इफेक्ट सेकंड जनरेशन में नहीं दिखा, थर्ड जनरेशन में नहीं दिखा, क्वाइट पॉसिबल फोर्थ जनरेशन में ऐसा इफेक्ट दिखे कि ये इन्वेसिव मतलब इस प्रकार का हो जाए, ये प्रजाति स्पीसीज की आसपास के सभी प्रजातियों को ये निपटा डाले, मार डाले। तो कितना खतरनाक हो सकता है ये वाली चीज, ये रिसर्च, और इस रिसर्च को जो अलाउ किया जा रहा है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। ये देखो इन इन 2018 टोटल प्लांटेशन एरिया फॉर स्पेस क्रॉप अप्रूव्ड इन चाइना रीच्ड मोर देन 2.4 मिलियन हेक्टेयर्स। और चाइना की गलतियां हम लोग को इस प्रकार की आज की डेट में दिखाई दे रही है कि उसने, जैसे कि वहीं से हम वुहान से देखते हैं कि ये निकला था कोरोना वायरस, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि वेट मार्केट, मतलब वो मीट मार्केट जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, ये अलग अलग प्रजातियों को, इवन एंडेंजर्ड स्पीसीज को मारते हैं, उसको खाते हैं, राइट। और उससे ये पता लग गया कि जोनोटिक डिजीज जो है वो फैल रही है, राइट। तो ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस प्रकार का जो उसका अप्रूवल है, दैट मे बी, देखो ये बिल्कुल सही नहीं है, बट मे बी मतलब डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इन फ्यूचर, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है आने वाले समय में, राइट। बात समझ रहे हो, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड पुख्ता साइंटिफिक वो नहीं है,
और दूसरी बात, साइंटिफिक अप्रूवल भी छोड़ दो, अभी सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अगर सालों का एक्सपीरियंस होता है तभी पता लगता है ना। जैसे कि आज की डेट में हम लोग वैक्सीन को अप्रूव करते हैं इमरजेंसी यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार इमरजेंसी यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इमरजेंसी यूज अप्रूवल जो है वो दे देते हैं, बट हम लोग मेंशन भी करते हैं कि इसके आगे चल के इसके परिणाम क्या होंगे, दैट इज नॉट क्लियर, वी डोंट नो कि क्या इसके नेगेटिव मतलब चीजें हम लोग को देखने को मिल जाए, क्या इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाए, हमें नहीं पता, है ना। तो इस डायमेंशन को भी आपको लिंक करना जरूरी है, क्योंकि ये वाली चीज आपको कहीं पर भी किसी भी एडिटोरियल में नहीं मिलेगी, किसी भी आर्टिकल में नहीं मिलेगी। और ये वाला डायमेंशन अगर आप मेंशन कर दें अपने मेंस में, तो आपकी अप्रोच देखिए कितनी क्लियर रहेगी कि हाँ यार ये बात तो सोची नहीं है कि इससे ये भी चीज हो सकती है, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेके चलो और डेवलप करने की कोशिश किया करो एक टॉपिक को देखकर। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जब मैं कुछ पूछूं तो उसका आंसर किया करो, भले ही गलत दो, या भले ही क्या पता आपके आंसर आप ऐसा दे दो कि बहुत ही यूनिक हो जाए, मजा आ जाए उसको देखकर। जैसे कि अभी देखिए एक आंसर दिया है कि स्टूडेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सम डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिएशन, कि कुछ डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिएशन है ये, कि चाइना के अंदर ही हम देखते हैं कि चलो ठीक है कुछ रिसर्च तो कर रहा है, कुछ अच्छा तो कर रहा है, राइट, बट उसके परिणाम को भी हमें देख के चलना है। एज एन ऑफिसर योर अप्रोच शुड बी कि आज जो हम लोग कर रहे हैं उसके इन फ्यूचर इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसका आपको एनालाइज करना है, राइट। और इसी चीज को हम लोग क्रिटिकली एनालिसिस कहते हैं, राइट। क्लियर है यहां तक बात है? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट या कुछ और समझना है तो बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चाइना के नेशनल कार्बन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट की बात करेंगे। है कि नहीं लोग? हेलो, या बता दिया करो यार। Sir, so many research is pending, like to reduce the adverse effect of drug, etc. Then why not? नहीं तो इस पर भी तो चल रही है रिसर्च। आपने इस पर कितनी रिसर्च चल रही है म्यूटेशन के ऊपर? कोरोना वायरस की म्यूटेशन पर भी देखो कितनी रिसर्च चल रही है। तो हम तो वायरस की म्यूटेशन पर भी रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं कर रहा है। कितनी सारी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, म्यूटेशन पर भी कर रहे हैं, मतलब इस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अब देखो चाइना का नेशनल कार्बन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो ट्रेडिंग मार्केट, अब ट्रेडिंग मार्केट में क्या होता है, इस ट्रेडिंग बाजार में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है? जैसे शेयर मार्केट, आप देखो शेयर मार्केट को अपने दिमाग में रखो, क्या देखते हैं वहां पर हम लोग? शेयर मार्केट के अंदर आप चीजों को, शेयर्स को परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, राइट। अब देखो नेशनल कार्बन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट क्या है, कि जो कार्बन जो एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हो रहा है, उसको एक कंपनी खरीद सकती है, बेच सकती है। एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक कंपनी है, जैसे मैं मान लेता हूं कि चाइना ने बोल के रखा है कि एक फैक्ट्री जो है, अब अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है फैक्ट्री की, वो उस पर अपन नहीं जाएंगे अभी, समझने के लिए सिर्फ ये मानते हैं। इसने बोला कि 500 यूनिट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो फैक्ट्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। एक्स फैक्ट्री, वाई फैक्ट्री, इस फैक्ट्री ने एमिशन कर लिया 600 यूनिट का, ठीक है, 600 यूनिट का इस फैक्ट्री ने एमिशन किया, लेट सपोज 450 यूनिट का, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, एक्सेसिव एमिशन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड का। इसने जो है वो मतलब जो कैपिंग जो करी थी, मतलब कि जो चाइना ने जो लिमिट लगाई थी उससे कम किया। तो ये एक्स कंपनी जो होगी वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए, एक प्लेटफॉर्म के जरिए वाई कंपनी से जो है वो परचेज कर लेगी अपनी लिमिट को, राइट। या फिर इसके पास जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ना कि इसके पास 150 यूनिट का फायदा है, तो इसको मॉनिटरी टर्म्स में जो है वो परचेज कर लेगी, जिससे कि इस कंपनी के ऊपर, एक्स कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार के मतलब चाइना जो है वो किसी प्रकार से उस कंपनी के ऊपर पेनाल्टीज वगैरह इंपोज ना करे, या फिर उसकी फैक्ट्री को, उसकी कंपनी को शट डाउन करने के नोटिस ना दे दे, या वार्निंग ना दे दे शट डाउन करने वाला, राइट। तो वो डर रहेगा। तो इस प्रकार से ये कार्बन ट्रेडिंग हम लोग को ऐसे देखने को मिलेगी और ऐसे काम करेगी। सिंपल सी चीज है ये चीज क्लियर है आप लोग को? क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ ये चीज जो मैंने आपको समझाई सिर्फ वो ही है, और कुछ नहीं उससे ज्यादा। ये क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसने पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, लगभग 10 सालों से ज्यादा का इसका पायलट प्रोजेक्ट लोकल लेवल पर हम लोग को देखने को मिला था चाइना का। अब फाइनली इसने अपना नेशनल कार्बन एमिशन ट्रेडिंग मार्केट जो है वो लॉन्च कर दिया है। चाइना का एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो है ये रिप्लेस कर रही है यूरोपियन यूनियन को
एज वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के तौर पर। अभी तक यूरोपियन यूनियन था वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, और अब जो है वो चाइना का एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड, चाइना का वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो है वो हो जाएगी। ईटीएस चाइना की हम लोग को देखने को मिलेगी, पहले यूरोपियन यूनियन की देखने को मिलती थी। अब कार्बन मार्केट क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस जो एमिटर्स होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह वाले जो ग्रीन हाउस गैस को एमिट करते हैं, ये बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन परमिट्स को और अलाउंस को। वही चीज मैंने आपको समझाई, एक से परमिट जो है, लिमिट जो है वो परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। कंपनीज जो कि ओवर परफॉर्म कर देती हैं और उनके पास जो सरप्लस टारगेट जो होता है उनके हाथों में, तो वो मार्केट में रखकर इसको जो है वो बाय कर सकती हैं, सेल कर सकती हैं। तो वो वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और गवर्नमेंट जो है वो लिमिट लगा देती है कि एक कंपनी को, और अब वो कंपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वो कैटेगराइज किया जा सकता है, अलग अलग उनकी कैटेगरी हो सकती है। दैट वी डोंट नीड टू गो फर्दर कि मतलब किस इंडस्ट्री के लिए कितने यूनिट रखी गई है, तो वो सब एग्जाम में नहीं आता है, राइट। बस ये ध्यान में रखो कि गवर्नमेंट जो है वो एक कैपिंग लगाती है, लिमिट लगाती है, और लिमिट लगाने के बाद कि एक फैक्ट्री को, एक कंपनी को, एक इंडस्ट्री को जो है वो कितना एमिशन करना है, उस वो बता दिया जाता है उसको। उससे ऊपर वो अगर एमिट करती है तो उसके पास एक मौका ये होता है, एक चांस आप कह सकते हो ये होता है कि अब जिसने अंडर एमिशन किया है उससे वो परचेज कर ले, राइट। और उस ये क्यों क्यों दूसरे से परचेज कर ले, क्योंकि जिस आप ये भी कह सकते हो कि यार उसको पैसे देने की जगह ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंपनी सरकार को पैसा दे दे। सरकार सिर्फ पेनाल्टी नहीं लगाएगी, उसकी कंपनी को शट डाउन करने का वार्निंग दे देगी कि उल्लंघन कर रही है, राइट। ये वाली चीज इसमें हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि सरकार जब ये टारगेट बनाती है तो ये ओवरऑल को देखकर कि हमारी कंट्री के अंदर ओवरऑल इतने यूनिट से ज्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए, हमें जो है वो रिड्यूस करना है, तो ये ओवरऑल देखती है, राइट। ओवरऑल देखकर डिस्ट्रीब्यूटिव टारगेट जो है वो दे देती है। तो उससे क्या फायदा होता है कि उससे कंट्री का ओवरऑल टारगेट अचीव होने में कंट्री को मदद मिलती है, फायदा मिलता है। तो कंट्री का जो अप्रोच है वो नेशनल लेवल पर है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है। जैसे ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल की, इसलिए आपको सिविल सर्विसेज लेवल में उसकी काम की जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, राइट। तब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आएगी, राइट। और ग्राउंड लेवल से चीजों को आप समझा करो इकोनॉमिक्स में भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप उसको आसानी से समझ लो तो, राइट। जैसे कि हम अपने घर का बजट बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो देश के बजट को, राइट। तो उस तरीके से आप कंपैरिजन, जहां और इस एग्जाम की गेम में पूरा जो खेल है वो कंपैरिजन का है। जहां आपने एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना शुरू कर दिया, मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। आपका कंपैरिजन लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज आपसे डिमांड करते हैं कि आपके एक आंसर में जो अप्रोच होनी चाहिए वो 360, उसमें इकोनॉमिक्स भी आ जाए, उसमें ज्योग्राफी भी आ जाए, हिस्टोरिकल अप्रोच भी आ जाए, सब कुछ उसके अंदर आ जाए, राइट। वो ऐसा जो आंसर होता है वो बहुत बढ़िया होता है। अब इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, तो पहले फेज के अंदर इन्होंने पावर सेक्टर को रखा हुआ है, और 2000 से ज्यादा पावर कंपनीज वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। और साथ और हाई एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री वगैरह इसने रखा हुआ है, राइट। तो वो भी कवर किया जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं आएंगी, तो आपको बस ध्यान में रखना है कि अब ऑब्वियस ही बात है, कार्बन एमिशन के इसने इस प्रकार से ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, तो जो कंपनीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी जो हाई पोल्यूटिंग हम लोग को देखने को मिलेंगी, ज्यादा पोल्यूशन करती होंगी, तो उन्हीं को शामिल करेगा ना, ये उन्हीं के ऊपर फोकस करेगा मेनली, राइट। अब इस प्रकार का कार्बन मार्केट क्यों बनाया जा रहा है, राइट। तो ये बताया जा रहा है कि ट्राइंग टू यूज द ट्रेडिंग स्कीम टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि इस प्रकार की स्कीम लाई जा रही है कि जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस किया जा सके, राइट। और एफर्ट्स ये है कि एमिशन जो है वो 2030 तक, मतलब जो पीक पर जो हमें देखने को मिलेगा, तो उसको कम करना है हम लोग को। 2060 तक चाइना ने बोला है कि उसको कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना है। अब मुझे आप बताओ, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, कि वो कंट्री क्या ग्रीन हाउस गैस को एमिशन नहीं करेगी, क्या पूरी तरह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? क्या इसका ये अप्रोच है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को खत्म करना 2060 तक? बताओ, क्या ये वाली चीज होती है क्या कार्बन न्यूट्रलिटी के अंदर? वेरी गुड, नहीं होती है। बिल्कुल सही लिखा है प्रीति सिंह जी ने, नहीं होती है। क्योंकि कार्बन न्यूट्रलिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि एक कंट्री के अंदर, जैसे कि उसने पेड़ लगाए हैं, ठीक है, पेड़ क्या कर रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज, या फिर उसने कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए हुए हैं जो कि कार्बन को स्टोर करते हैं, राइट। तो उसने क्या किया कि एनवायरमेंट में जितना कार्बन रिलीज हो रहा है उतना कार्बन जो है वो उसने जो है वो ले लिया पेड़ों के माध्यम से, मतलब रिसाइकल करवा दिया। तो ये इसको मेजर करना हालांकि बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। आप एक्यूरेटली इस चीज को मेजर नहीं कर सकते, बट हाँ, कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप मेजर करके फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो है वो टारगेट, जैसे कि पहले कंपेयर करके कि पहले के मुकाबले जो है वो कितना चल रहा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। वेरी गुड, सही लिख रहे हो आप बिल्कुल। अब इसी, एक मिनट रुकना।
हाँ, इसी प्रकार से आपको कोशिश किया करो, आप जो भी मैं बात करूं आपसे, आप आंसर दिया करो, भले ही गलत दो पर दो, राइट? अब देखो, चलो ये वाला टॉपिक अपना फिनिश हो जाता है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021। ये बिल जो है गाइस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अब इस बिल के अंदर एक कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है और एक ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया जा रहा है, जो कि लास्ट ईयर 2020 में हमें देखने को मिला था, राइट? और फार्मर्स के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस भी किए जा रहे हैं। मतलब जैसे कि स्टिफ पेनाल्टीज, आप पिछले साल की न्यूज देखेंगे तो बोल दिया था कि जो भी स्टबल बर्निंग करेगा, स्टबल बर्निंग का मतलब पता है? स्टबल बर्निंग का मतलब जैसे कि किसान क्या करते हैं, जैसे कि एक बार जो क्रॉप्स जो होती है, मतलब जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, उन्होंने कटाई कर ली, ठीक है, हार्वेस्टिंग हो गई, फिर उसके बाद जो भूसा बच जाता है तो किसान क्या करते हैं, इस भूसे को जो है वो जला देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्टबल बर्निंग, राइट? भूसे को जला दिया जाता है किसानों के द्वारा। अब ये भूसा जो जलता है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हम लोग को देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रिलीज होता है, राइट? एनवायरमेंट में CO2 रिलीज होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज होगा तो उससे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ये ग्रीन हाउस गैस है और इसके कारण टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होगा। तो ये इश्यूज हम लोग को ऐसे देखने को मिल रहे थे। तो पिछले साल सरकार ने बताओ क्या किया था, बोला था 1 करोड़ की पेनाल्टी लगेगी, 1 करोड़ हाई पेनाल्टी किसान के ऊपर इंपोज करने की बात कर दी थी, बिल्कुल 1 करोड़। सोच रहे हो आप? इसी चीज को लेकर किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और जेल टर्म भी इसके अंदर आ गया था। तो अभी ये किया है, चेंजेस ये किए हैं कि गवर्नमेंट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है इस एक्ट ऑफ स्टबल बर्निंग को, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है और जेल टर्म के मतलब जो क्लॉज जो था उसको भी विड्रॉ कर दिया है, राइट? हाउएवर एनवायरमेंटल कंपनसेशन फीस जो है वो लगाई जाएगी, जो भी अगर एंगेज होते हैं स्टबल बर्निंग में, इंक्लूडिंग फार्मर ऑल्सो, तो ये लगाई जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए था, पेनाल्टी इंपोज करनी, मतलब हटाना क्या सही है? पेनाल्टी जो इंपोज की गई थी 1 करोड़ की पहले, तो उसको हटाना क्या सही है? अच्छा, इसके आपके विचार मुझे आराम से सोचकर बताइएगा कि हटाना सही है तो क्यों सही है, तो इसको आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। और जो अभी स्टूडेंट लाइव क्लास पे ये लेक्चर देख रहे हैं, आप अपना टेलीग्राम का ग्रुप जो अपना है तो उसमें आप जो है वो आंसर पोस्ट कीजिएगा। और इवन जो भी यूट्यूब पर इस लेक्चर को देखेंगे तो आप लोग भी जो है यूट्यूब पर जो इस लेक्चर को देखोगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप टेलीग्राम अपना जो ग्रुप है उस पर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है? इस पर अच्छे से करना कि अभी जो ये पेनाल्टी हटाई गई है तो क्या ये सही है, क्या हटानी चाहिए तो क्यों हटानी चाहिए, नहीं हटानी चाहिए तो क्यों नहीं हटानी चाहिए, या फिर एक अच्छे आंसर के लिए आप दोनों भी लिख सकते हो, सही भी है गलत भी है, और उसके पॉइंट्स लिख सकते हो, राइट? चलो, अब हम बात करते हैं कि जो कमीशन को स्टैब्लिश किया, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन, नाम से हमारा एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कमीशन है। इसको पहली बार बनाया गया था एक ऑर्डिनेंस के थ्रू अक्टूबर 2020 में, राइट? और पहले जो हुआ करती थी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी या EPCA, इसे डिसॉल्व कर दिया गया इस कमीशन के लिए। और ये कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग को अब देखने को मिल रही है, कानून के द्वारा बनाई जाएगी, राइट? तो जो भी बॉडी कानून के द्वारा बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन पर्टिकुलर सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है वो हटा देगी, रिप्लेस कर देगी, राइट? अब इसमें कौन कौन होने वाले हैं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के अंदर? तो इसके अंदर चेयरपर्सन होंगे जो कि सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी की रैंक के होंगे, मतलब कि IAS ऑफिसर। और चेयरपर्सन जो होंगे उनका जो टेन्योर होगा वो 3 सालों का होगा और 70 ईयर्स अप टू 70 ईयर्स तक का होगा, मतलब कि 70 साल की एज की यहां पर बात हो रही है। और मेंबर जो होंगे वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो स्टेट्स हम लोग को ये देखने को मिल रही हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर होंगे। एक्सपर्ट्स भी हम लोग को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसरो और सिविल सोसाइटीज के देखने को मिलेंगे। इस कमीशन के पास पावर क्या होगी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देगी, राइट? एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स वगैरह अगर आती है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड तो उसको एंटरटेन करेगी, राइट? मतलब एयर क्वालिटी ऑफ एयर को इंप्रूव करने या प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड कंप्लेंट्स को एंटरटेन करेगी, राइट? NCR वाले क्षेत्र में और उसके आसपास के एरियाज में, वही सेम चीज की वाले एरियाज की यहां पर बात हो रही है, राइट? इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ पैरामीटर जो है ये बताएगी कि कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये इंचार्ज होगी वॉयलेटर्स को आइडेंटिफाई करने की कि कौन लोग जो है वो पोल्यूशन कर रहे हैं, राइट? तो उनको आइडेंटिफाई करने की ये इंचार्ज हम लोग को देखने को मिलेगी। मॉनिटर करेगी फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को और भी दूसरी पॉल्यूटिंग यूनिट्स को इस क्षेत्र में,
राइट। इवन ऐसी यूनिट्स को शट डाउन करने की भी इसके पास पावर होने वाली है। इवन ये क्या कर सकती है, जो भी स्टेट्स वगैरह जो है, यानी कि स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ डायरेक्शन जारी करती हैं, राइट, और वो डायरेक्शन जो है वो पोल्यूशन नॉर्म्स का उल्लंघन अगर कर रहा है, तो ऐसे डायरेक्शन को ओवर रूल करने की भी पावर है। मतलब कि आप ये मान के चलो, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के डिसीजन को ओवर रूल करने की पावर इस एक अथॉरिटी के हाथ में हम लोग को, एक कमीशन के हाथ में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नहीं प्रीत जी, आपने ये लिखा है कि 1991 का जो हमने यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था। हर एक कंट्री की अलग स्ट्रेटेजी होती है। कुछ कंट्री की स्ट्रेटेजी, जैसे हम लोग की 2005 लेवल की स्ट्रेटेजी भी हमें देखने को मिलती है। ऐसे अलग अलग कंट्रीज की अपनी अलग वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बेस ईयर वो अपना अलग बनाते हैं, राइट। अलग अलग कंट्री। तो अभी चाइना का बेस ईयर क्या होगा वो आगे चल के वो बताना चाहे तो ठीक है, वरना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब देखो, डीडी डीडी नासा का नया स्पेसक्राफ्ट एन, अरे सॉरी ये डीडी नहीं है यार, सॉरी 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 सॉरी, ये नासा का, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। नासा का नया स्पेसक्राफ्ट जो है वो एनईए स्काउट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एनईए स्काउट, एनईए स्काउट क्या है? नासा का एक न्यू स्पेसक्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। अब काफी सारे जो पेलोड्स, पेलोड्स क्या होता है, किसी को पता है पेलोड क्या होता है? पेलोड बताइए, किसी को पता है तो। रॉकेट जब, इवन हम लोग ये भी बात करते हैं ना कि एयरक्राफ्ट, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो बोलते हैं प्लेन का पेलोड कितना होना चाहिए। अब जो एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, उनकी कैरी करने की, मतलब वेट वगैरह जो हम लोग देखते हैं ना, तो उसको कैरी करने की, मतलब कितना वो सामान जो है वो कैरी करके ले जा सकता है, दैट इज कॉल्ड पेलोड। ये पेलोड का इस्तेमाल सिर्फ स्पेसक्राफ्ट या मतलब स्पेस मिशन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जैसे कि हमारा जो नॉर्मल जो प्लेन्स होता है डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह, तो उसमें भी पेलोड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई भी एयरक्राफ्ट वो कितना अपने साथ ऑब्जेक्ट, कितना सामान जो है वो कितने वेट का कैरी करके ले जा सकने की उसकी क्षमता है, उसको बोलते हैं हम लोग पेलोड, राइट। एनईए स्काउट मतलब एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और जो कि आर्टेमिस 1 मिशन के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये नवंबर में जो है वो लॉन्च किया जाएगा, राइट। आर्टेमिस 1 मिशन की बात करेंगे तो अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है ये। अनक्रूड मतलब कि इसमें कोई क्रू नहीं होंगे, इसमें कोई ह्यूमन नहीं होंगे, राइट। ओरियन स्पेसक्राफ्ट और एसएलएस रॉकेट का अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है ये। आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर, आर्टेमिस मिशन के अंदर जो नासा का है, वो एम कर रहा है कि पहली महिला को मून पर उतारना है 2024 तक। पॉइंट टू बी नोटेड, आर्टेमिस मिशन नासा का, इसका मेन फोकस ये है कि फर्स्ट वुमेन को मून पर लैंड करवाना है 2024 तक, टारगेट याद रखना, और स्टैब्लिश करना सस्टेनेबल लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को 2030 तक। अब ये सस्टेनेबल लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का मतलब कि आपको पता है कि जो भी रॉकेट्स वगैरह जो लॉन्च होते हैं, उसका उनका जो प्रपल्जन इंजन जो हमें देखने को मिलता है, उसको थ्रस्ट मतलब कि उसको पावर कैसे मिलती है, वो फ्यूल वगैरह का उपयोग करते हैं, और ये जो फ्यूल्स होते हैं वो काफी एनवायरमेंट के लिए पोल्यूटिंग हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से हम लोग को रॉकेट्स बनाने तैयार करने जो कि मतलब सस्टेनेबल हो, राइट, मतलब कि उससे एनवायरमेंट पोल्यूशन ना हो, इवन उसमें स्पेस में भी पोल्यूशन हम लोग को ना देखने को मिले, तो इस पर मेनली टारगेट किया जाता है, राइट। तो इनका ये मेन टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है 2030 तक। और एनईए स्काउट जो है ये नियर अर्थ एस्टेरॉइड, एनईए का फुल फॉर्म है नियर अर्थ एस्टेरॉइड, और एनईए स्काउट जो है वो एक स्मॉल, एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपका जो शू बॉक्स है, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से, आप जैसे शू बॉक्स होता है ना, जूता हम खरीदते हैं तो उसका जो बॉक्स हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके साइज के बराबर ये है। आप ये मान सकते हैं बड़े शू बॉक्स के साइज के बराबर, राइट। और इसका मेन मिशन जो है वो क्या है? फ्लाई करना, कलेक्ट करना डेटा नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स के। अब एस्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, धरती के नजदीक में हम लोग को देखने को मिलते हैं कि ये घूम रहे होते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है, एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो किस प्लैनेट के बीच में हम लोग को देखने को मिलती है? एस्टेरॉइड बेल्ट, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं, राइट। तो आसपास जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं तो उनके डेटा कलेक्ट करना, जैसे कि कल को अगर मतलब जो भी नया मिशन जो जाता है अमेरिका से लॉन्च होता है, राइट, या फिर इसके डेटा के थ्रू पूरे दुनिया भर में अगर कोई मिशन लॉन्च हो रहा है, स्पेस मिशन लॉन्च हो रहा है, तो एस्टेरॉइड का पता लगाया जा सके, जिससे कि ये एस्टेरॉइड जो है वो किसी भी स्पेस क्राफ्ट को जो है वो डैमेज ना करे उसके मिशन के दौरान। तो ये इस पर जो है वो मेनली काम करने के लिए ये एनईए स्काउट हम लोग को देखने को मिल रहा है जो जाएगा। और अमेरिका का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन जो है ये स्पेशल सोलार सेल प्रपल्जन का उपयोग करेगा। स्पेशल सोलार सेल प्रपल्जन मतलब इसका मतलब क्या है
कि ये जैसे कि अब सैटेलाइट जब इसमें सॉरी जैसे रॉकेट हो गए और ये स्पेसक्राफ्ट हो गए, जब ये स्पेस पे जाते हैं तो इनको पावर चाहिए होती है चलने के लिए। ये सोलार की पावर का इस्तेमाल करेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है, राइट? अब इसलिए तो इसको सस्टेनेबल बताया जा रहा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मिशन भी बताया जा रहा है इसको, राइट? अब ये कैसे सनलाइट का उपयोग करेगा सेल करने के लिए, मतलब कि चलने के लिए स्पेस में। तो क्यूबसेट ये स्टेनलेस स्टील अलॉय बूम्स का इस्तेमाल करेगा, जो कि एक एल्यूमिनियम कोटेड, आप देख सकते हैं यहां पर एल्यूमिनियम आपको दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम कोटेड प्लास्टिक फिल्म हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि जैसे इंसान का जो बाल होता है ना, इंसान का बाल उससे भी काफी थिन होती है, उससे भी काफी पतली होती है, राइट? और इसका जो साइज होगा ओवरऑल एक रैकेट बॉल कोर्ट का। अब हमने रैकेट को खेला हुआ ना, तो हम लोग जैसे कभी भी लाइट गोल होती होगी तो आप जाते होगे पहले के समय पे बाहर, घर के बाहर रैकेट खेलने, काफी सारे लोग अभी भी खेलते होंगे। तो उसका जो कोड होता है इस मतलब ये इस प्रकार से रैप होता है, यानी कि इस आप ये मान के चलो कि ये डिवाइस है, इसमें ये इस प्रकार से रैप होगा कि जब ये ऊपर जाकर खुलेगा तो ये एक रैकेट कोड के बराबर जो है वो खुल जाएगा। और फिर उसके बाद इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी और सनलाइट के पार्टिकल्स जो होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। और जैसे ही सनलाइट के पार्टिकल्स इसके ऊपर पड़ेंगे, फोटॉन्स पड़ेंगे, ये इसको बेसिकली एनर्जी देंगे कि धीरे धीरे करके ये स्पेस में मूव कर सके। तो आपको पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान में रखना है कि इसमें हम लोग को ये एल्यूमिनियम फॉइल देखने को मिल रही है, राइट? स्टेनलेस स्टील एलॉय, जिसमें एल्यूमिनियम कोटेड प्लास्टिक फिल्म या फॉइल हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि ह्यूमन के बाल से भी काफी पतली बताई जा रही है, राइट? और इसके ऊपर जब फोटॉन्स पड़ेंगे, मतलब कि सन के एनर्जी पार्टिकल जो हम लोग को देखने को मिलेंगे वो पड़ेंगे, तब उसके ऊपर उसके बाद इसको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी के कारण जो है ये मूव करेगी, राइट? एक्सेलरेट करेगी स्पेस में काफी हाई स्पीड में, और फिर ये अपने टारगेटेड एस्टेरॉइड तक जो है वो पहुंच पाएगी। अब इस मिशन का महत्व, सिग्निफिकेंस हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो 2 साल की ये जर्नी हम लोग को देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा तो इमेजेस वगैरह ये कैप्चर करेगा एस्टेरॉइड के, और फिर साइंटिस्ट स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इस प्रकार के एस्टेरॉइड्स को, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के लिए ऑब्वियसली बात है, मतलब इंपॉर्टेंट भी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और सेकंड पॉइंट, हमारे जो अगले मिशन होंगे, या स्पेशली नासा के, और अगर ये डेटा अपना शेयर करे तो मतलब वर्ल्ड में जितने भी मिशन होंगे तो उनको एक फायदा मिलेगा कि वो डैमेजेस वगैरह जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसी के साथ आज की क्लास अपनी फिनिश होती है। और किसी को कुछ पूछना है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी जो भी स्टूडेंट है जो रेगुलर बेसिस पर ऑलरेडी इसमें अपने पेड पैकेज में एनरोल्ड है जुलाई वाले मंथ के और फर्दर मंथ के, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको कोई प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करना है ये लाइव क्लास लेने के लिए। आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो, क्योंकि इस लाइव क्लास की अलग से कोई फीस नहीं रखी गई है। जो पहले चलता आ रहा था पेड पैकेज का प्लान, वो ही चलता आ रहा है। जैसे पहले आपको 150 रुपीज में क्या दिया जाता था उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, नहीं तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि आपको, मैं हालांकि इस चीज को लॉन्च जो करने वाला था ये जिस दिन अपने 1 साल कंप्लीट होने वाले उस दिन करने वाला था, बट अभी कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट, तो मैं बता देता हूँ कि आपको 150 में क्या मिलता था। आपको 150 में मिलता था डेली पीडीएफ्स लेक्चर की, और आपको हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे, और मंथली मैगजीन वगैरह प्रोवाइड की जाती थी, राइट? अब उसके साथ ये एडिशनल फीचर भी जो है वो ऐड कर दिया गया है, राइट? और इसमें क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, तो इसमें भी आपको पूरे क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे। तो 150 में ये फैसिलिटी मिलती थी पहले, वो अभी अभी भी मिल रही है। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं, जैसे कि पहले 1200 रुपीज पूरा ईयरली का था, बट अभी अभी इस प्लान को लॉन्च किया तो अभी के लिए 500 रखा गया कि वन टाइम पेमेंट कर दोगे तो आपको जो है वो 5 मंथ्स के लिए ये मिल जाएगा। मतलब अभी दिसंबर तक के लिए ही सिर्फ इस इनिशिएटिव को यहाँ पर रखा गया, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए चालू करेंगे। अब इसमें स्टूडेंट को लग रहा है कि अरे अलग से फैसिलिटी शुरू कर दी, अलग से देना पड़ेगा, कि जो ऑलरेडी एनरोल्ड है उनको कुछ नहीं करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी यूट्यूब पर तो ये लेक्चर आ ही जाएगा। ठीक है, चलो किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। और बाकी हमारे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कोर्सेज को ले सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए गाइस आपकी इस पैकेज से रिलेटेड भी पूरी की पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पैकेज में बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई है, अब आप देखेंगे तो आपको खुद अलग ही एक्सपीरियंस होगा। और जो चीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं अभी भी, जैसे कि जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, आपको जो चीज मैं दे रहा हूं आपके पास एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाता होगा, राइट? तो और ये एड फ्री है पूरा का पूरा, और इसमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। सिर्फ आप अपनी, मैं तो चाहता हूँ सिर्फ आप अपनी पढ़ाई करो करंट अफेयर से रिलेटेड, विदाउट मतलब डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शन, और सिर्फ ये करने के बाद आप अपने जनरल स्टडीज पे लग जाओ, अपनी ऑप्शनल की तैयारी करो बढ़िया से, और रिवाइज करते रहो। पॉलिटी का रिवीजन कैसे करना है, प्रीत कौर जी? प्रीत जी, पॉलिटी का देखिए, आप तो पॉलिटी की क्लास में एनरोल्ड हो ना अभी,
तो आप क्या करो, क्लास देखो, क्लास को देखने के बाद जैसे कि आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, हैंड आउट प्रोवाइड किया हुआ है, उसको गो थ्रू कर लो, ऐसी रिवीजन करना है। देखो रिवीजन के लिए आपको सिंपल एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर इस ट्रिक को अपनाओगे तो हमेशा आपको चीजें याद रहेंगी। पहली ट्रिक यह है कि जिस दिन आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, रात में सोने से पहले उस पूरे कंटेंट को, उस पूरे दिन को, मतलब आप अपने टाइम टेबल में आप 1 घंटा ऐसा निकालो कि आपने जितना भी पढ़ा है, और देखिए उस 1 घंटे को मिस नहीं करना। भले ही आपके पुराने वाले घंटों के टारगेट जो है वो भले ही कुछ मिस हो जाए किसी वजह से, राइट, बट आपको रिवीजन वाले टारगेट को बिल्कुल मिस नहीं करना है। 1 घंटा आपको रिवीजन को देना है, भले ही आपने एक चैप्टर क्यों ना पढ़ा हो, उसको उस समय पर आपको रिवीजन करना है, मतलब करना है। यानी कि मेरा कहने का मतलब कि सेम डे रिवीजन होना चाहिए आपका, फर्स्ट पॉइंट, सेम डे। और सेकंड पॉइंट, उसके बाद आपने जिस दिन रिवीजन किया, 1 हफ्ते बाद एक डेट मार्क कर लो। आज की डेट में तो एप्लीकेशन काफी सारी आती हैं और नई भी आती हैं, तो आप एक्सेल शीट एक बना सकते हो। आज से 1 हफ्ते बाद आपको उस डेट को मार्क करना है और वहां पर अभी के भी लिख देना कि यार ये मैंने आज पढ़ा ये टॉपिक, तो मुझे उस दिन आप लिख दो टाइमलाइन पे कि ये टॉपिक आपको कवर करना है, पढ़ना है। फिर उसके बाद आप 1 महीने के बाद वाली डेट चूज करो सेम उसकी। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके 3 बार, एक तो आपने एक टॉपिक को पढ़ लिया, 3 बार। अब देखिए टॉपर्स क्या बोलते हैं, हमने एक टॉपिक को, मतलब एक किताब को 3-3, 4-4 बार पढ़ा है। कैसे पढ़ा है, यही स्ट्रैटेजी होती है, इस अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, राइट। ऐसे अगर पढ़ोगे, ऐसे अगर तैयारी करोगे तो निकलेगा एकदम। और बहुत बढ़िया बारिश हो रही है यार मेरे घर के पास में, यहीं पर, मतलब अभी बैल्कनी से दिख रहा है मुझे, मस्त तेज बारिश हो रही है। चलो बढ़िया है। अभी और किसी को कुछ पूछना है या फिर साइन ऑफ करें? सर जो आप टॉपिक्स देते हैं अदर देन करंट अफेयर्स, उसका नोट्स, हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब वो ऐसे टॉपिक है कि मान के चलो कि जीएस का आपका बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगी उसमें। मैं वहां पे लिखता भी तो हूँ, वो आपको जो प्रोवाइड करता हूँ उसमें लिखता भी हूँ। आप ज्ञानशीला की बात कर रहे हो क्या? ज्ञानशीला जो अपना नया इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके तो अलग नोट्स बना के चलो आप, उसका बहुत फायदा मिलेगा, देखना आप। और उसमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप होगी। और जो मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा वीडियोस जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसको सुना करो आप, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफी अच्छी होगी। ठीक है, चलो गाइस, फिर अब मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड टाटा।